नमस्कार साथियों। एसआई इंजन में दहन पर व्याख्यानों की इस श्रृंखला के खंड 3 के पार्ट अ में हम इग्निशन लैग के ऊपर विभिन्न इंजन के जो वेरिएबल्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान को हमने 2 भागों में बांटा गया है। पहले खंड या पहले भाग में इस व्याख्यान खंड 3 के हम 3 वेरिएबल जो हैं इंजन के, जैसे कि फ्यूल, एयर फ्यूल रेशो तथा इनपुट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर हम अध्ययन करेंगे। और अगले सेक्शन के अंदर पार्ट 3 के हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रोड गैप तथा टर्बुलेंस के बारे में। सबसे पहले साथियों ये समझें हम कि जैसा हमने जाना है कि इग्निशन लैग या प्रज्वलन विलंब, उस दौरान कोई गतिविधि नहीं होती, ऐसा हमें दृष्टिगोचर होता है। जैसे कोई प्रेशर राइज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई एक्टिविटी या कुछ भी क्रिया नहीं हो रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में कुछ ना कुछ एक्टिविटी का चलती रहती है एक्टिविटी पर्दे के पीछे, समझ लें आप इस प्रकार से। और वो बेसिकली जो एक्टिविटी होती है वो है रासायनिक, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं या गतिविधियां जो पर्दे के पीछे या जो हमें दृष्टिगोचर नहीं होती, इस प्रकार से वो चलती रहती है। ये जो केमिकल रिएक्शन या जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये बेसिकली इस इग्निशन लैग पीरियड के दौरान जो है चार्ज के विभिन्न पार्टिकल जो है हमारे, उनको इतना हीटअप कर देती हैं उस अभिक्रिया के दौरान। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया बहुत सूक्ष्म स्तर पर चलती है, उसके दौरान इतना हीटअप कर देती हैं कि जो आसपास के जो चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन के सामीप्य में होते हैं अन्य, वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं और वो इग्नाइट हो जाते हैं। यानी अभिक्रिया जब शुरू होती है और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यानी फ्यूल जो प्रज्वलन यानी जिसमें वो ज्वाला उत्पन्न कर सके, उस तापमान पर वो पहुंच जाता है। और उस तापमान पर जब वो तापमान आ जाता है अभिक्रियाओं के दौरान, जिसमें कि कुछ समय लगता है, और यही समय इग्निशन लैग कहलाता है, तो वो इग्नाइट यानी वो इस प्रकार ज्वाला का निर्माण कर देते हैं, यानी न्यूक्लियस ऑफ जामा यानी ज्वाला का केंद्रक निर्मित कर देते हैं, जो कि खुद अपने ऊष्मा या के कारण आगे चार्ज को जला सके और आगे बढ़ सके। तो इस दौरान की गतिविधि को हम इग्निशन लैग कहते हैं बेसिकली। और चूंकि ये कुछ समय लगता है इस गतिविधि को आने में और सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक फ्यूल के पहुंचने में इस केमिकल रिएक्शन को, तो ये लगभग 10 से 20 डिग्री क्रैंक एंगल के बराबर होता है। अब हम अध्ययन करेंगे कि बेसिकली इग्निशन लैग जो है, जो एक ड्यूरेशन लग रही है केमिकल रिएक्शन की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में, जब पार्टिकल्स के, जिससे कि वो एक सेल्फ प्रोपोगेटिंग यानी स्वयं अपनी ही ऊर्जा से जो स्वयं जो अपनी ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, उससे वो आगे के फ्यूल का दहन कर सके, ऐसा एक फ्लेम या ज्वाला बनाए जा सकने में सक्षम हो, उसका न्यूक्लियस या केंद्रक बनाए जाने में सक्षम हो। उस इग्निशन लैग पर किन किन चीजों का प्रभाव पड़ता है, ये अब हम देखेंगे। पहला है फ्यूल। इस खंड में हम देखेंगे फ्यूल, फ्यूल एयर रेशियो तथा टेम्परेचर एंड प्रेशर बिफोर स्पार्क जो हमारा होता है। चलिए, इसके अलावा अगले खंड में हम देखेंगे स्पार्क प्लग, इलेक्ट्रॉन गैप, जो स्पार्क प्लग का इलेक्ट्रॉन गैप है, और टर्बुलेंस जो है कंबशन चैम्बर। सबसे पहले लेते हैं इफेक्ट ऑफ फ्यूल, यानी कि फ्यूल का प्रभाव इग्निशन प्रज्वलन विलंब के ऊपर। प्रज्वलन विलंब पे फ्यूल क्वालिटी या फ्यूल का प्रकार किस प्रकार से असर डालता है, बेसिकली ये समझ लेना जरूरी है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि प्रज्वलन विलंब जो है वो बेसिकली इस बात पर डिपेंड करता है कि केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं फ्यूल के साथ ऑक्सीजन की, वो कितनी जल्दी उस तापमान को पहुंचा देती है जो कि एक फ्लेम या ज्वाला के केंद्रक को निर्मित करने में सहायक हो। तो उस पर ये डिपेंड करता है इग्निशन लैग बेसिकली प्रज्वलन। तो निश्चित रूप से इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो फ्यूल है उसकी केमिकल संरचना कैसी है, और केमिकल संरचना में खास तौर पे इस बात पे होगा कि उस फ्यूल का या उस ईंधन का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर किस प्रकार का है। यानी वो सेल्फ जो इग्निशन टेम्परेचर है किसी भी स्व प्रज्वलन तापमान जो किसी भी ईंधन का है, वो जितना हाई होगा, अगर हायर होगा यानी ज्यादा होगा उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ईंधन का, तो केमिकल रिएक्शनों को उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए ज्यादा ड्यूरेशन तक या ज्यादा समय तक रासायनिक अभिक्रिया करनी पड़ेगी और इग्निशन लैग उतना ही बढ़ जाएगा। अतः इससे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का या ईंधन का उच्च होगा, तो इग्निशन लैग भी बड़ा होगा या उच्च होगा। अर्थात सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अगर फ्यूल का उच्च करते हैं, हम बढ़ाते हैं या बढ़ा हुआ फ्यूल का लेते हैं, तो जो इग्निशन लैग है या प्रज्वलन विलंब है वो भी बढ़ेगा। इस प्रकार फ्यूल की इस नेचर पे ये इग्निशन लैग डिपेंड करता है। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं हम
कि फ्यूल एयर रेशियो इग्निशन लैग पे क्या प्रभाव डालता है। फ्यूल एयर रेशियो बेसिकली इग्निशन लैग पे क्या प्रभाव डालता है। यहाँ एयर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे देखें कि इग्निशन लैग इज स्मॉलेस्ट फॉर द रेशियो विच गिव्स द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द कंबशन, यानी कि फ्यूल एयर रेशियो जो हम लेंगे इग्निशन लैग का, वो इग्निशन लैग को घटाएगा इस बात पर डिपेंड कि ऐसा फ्यूल एयर रेशियो जो कि उच्चतम ताप पैदा कर सके। उच्चतम ताप पैदा करने वाला फ्यूल एयर रेशियो, निश्चित रूप से जब ताप उच्च होगा जिस फ्यूल रेशियो के द्वारा जनरेट किया हुआ, तो इग्निशन लैग यानी उन केमिकल अभिक्रियाओं की जो गति है वो भी तेज होगी और इग्निशन लैग भी अपने आप में या प्रज्वलन विलंब जो है वो कम होगा। तो न्यूनतम इग्निशन लैग तब आता है या प्रज्वलन विलंब तब आता है जब फ्यूल एयर रेशियो इस प्रकार से बनाया जाए कि अधिकतम तापमान जो है वो कंबशन का प्राप्त हो सके जिस फ्यूल एयर रेशियो से। अब यहाँ देखने वाली बात है कि फ्यूल एयर रेशियो आप कहेंगे कि साहब फ्यूल एयर रेशियो तो अगर हम स्टाइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो ले लें या केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो अगर हम लेते हैं तो वो हमें अधिकतम तापमान, अधिकतम दबाव और साथ ही साथ अधिकतम पावर या ऊष्मा देने वाला होना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। व्यवहारिक तौर पे हमें फ्यूल और एयर का मिश्रण बनाने के लिए बहुत अत्यंत अल्प समय प्राप्त होता है। तो जब हम फ्यूल और एयर का मिश्रण बनाते हैं, स्टाइकोमेट्रिक रूप से भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो परेशानी ये आती है कि जो फ्यूल एयर रेशियो है या एयर फ्यूल रेशियो है वो करेक्टली स्टाइकोमेट्रिक रेशियो हर जगह पे उस फ्यूल पूरे चार्ज के दौरान अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग रेशियो तैयार होता है, क्योंकि मिक्सिंग के लिए फ्यूल और एयर को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम सामग्री तो ले लेते हैं एयर की और फ्यूल की उस अनुपात में जिस अनुपात में हमें स्टाइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो चाहिए, लेकिन उनका मिश्रण जो है वो परफेक्ट नहीं होता, जिसे कहते हैं होमोजीनियस मिश्रण। एक साथ मिश्रण नहीं बन पाता फ्यूल एयर रेशियो का हर जगह स्टाइकोमेट्रिक। तो पूरे चार्ज के दौरान हर एक बिंदु पर, चूंकि होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता, हर एक बिंदु पे अलग अलग एयर फ्यूल रेशियो होता है। स्टाइकोमेट्रिक एयर रेशियो, फ्यूल एयर रेशियो शायद कुछ बिंदुओं पे हो, बाकी अन्य बिंदुओं पे या तो फ्यूल ज्यादा होता है और एयर कम होती है, एयर ज्यादा होती है और फ्यूल कम होता है, यानी हेटेरोजीनियस मिश्रण तैयार होता है। तो ये संभव ही नहीं है कि आप एक होमोजीनियस फ्यूल मिश्रण बना सकें। अतः आपको दो प्रकार का मिश्रण बनाया जाना चाहिए पड़ता है, और वो दो प्रकार का मिश्रण जो होता है या तो वो फ्यूल में ज्यादा होता है या वो एयर में ज्यादा होता है। अब ये दो अप्रोच, जिसमें फ्यूल ज्यादा होता है उसे हम रिच मिश्रण कहते हैं, जिसमें एयर ज्यादा होती है उसे हम लीन मिश्रण कहते हैं। पिछली क्लास में समझा था। तो जो फ्यूल में ज्यादा होगा और एयर कम होगी तो निश्चित रूप से एयर का पूरा यूटिलाइजेशन होगा। एयर का यूटिलाइजेशन मतलब एयर का पूरा उपयोग होगा, क्योंकि एयर कम है और फ्यूल ज्यादा है, यानी एयर का पूरा उपयोग होना मतलब ऑक्सीजन का पूरा उपयोग। तो जो रिच फ्यूल एयर रेशियो होता है वो ऑक्सीजन के संपूर्ण यूटिलाइजेशन या उपयोग को सुनिश्चित करता है, और ऑक्सीजन का संपूर्ण उपयोग होने पर हमें अधिकतम तापमान मिलता है तथा अधिकतम पावर मिलती है। इसी कारण से तो अगर हम रिच एयर फ्यूल रेशियो लेंगे, स्लाइटली ज्यादा फ्यूल ज्यादा डालने से, ज्यादा रिच लेने से एक अनुपात के बाद क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन यानी अर्ध दहन होने लगता है, जो पूर्ण नहीं होता, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जगह सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, उससे भी तापमान में गिरावट आती है। तो एक स्वीट पॉइंट होता है जितना ही रिच हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमें अधिकतम ताप और अधिकतम कार्य मिले, पावर मिले। इसी प्रकार से अगर हम एयर ज्यादा लेंगे, जैसे हम लीन मिश्रण कहते हैं, तो यहाँ हमारा फ्यूल जो है वो कंप्लीटली दहन करेगा और फ्यूल का पूर्ण दहन सुनिश्चित होगा, चाहे एयर अधिक हो या ऑक्सीजन अधिक हो। इस अवस्था में अगर हम लीन लेंगे तो हमें फ्यूल एफिशिएंसी या फ्यूल की दक्षता ज्यादा मिलेगी। फ्यूल हमारा पूरी तरह से यूज होगा तो हमें एवरेज या फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। तो लीन मिश्रण हम जब यूज करते हैं जब हमें फ्यूल की दक्षता ज्यादा चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, और जब हमें ताप और पावर ज्यादा चाहिए होती है तो हम थोड़ा सा रिच मिश्रण यूज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ 10 से 15-20% ही ज्यादा रिच या लीन होना चाहिए। अधिक लीन होने पे भी कंबशन इनकम्प्लीट रहता है, क्योंकि ऊष्मा बहुत कम उत्पन्न होती है, और अधिक रिच होने पर भी इनकम्प्लीट कंबशन होने के कारण, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड में कंबशन होने के कारण जो ऊष्मा है वो कम उत्पन्न होती है। अतः एयर फ्यूल रेशियो जो 10 से 15% रिच होगा स्टाइकोमेट्रिक के अनुपात में, वो ऑक्सीजन का पूरा यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करेगा और ये मैक्सिमम टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करेगा। इसलिए यही रेशियो है जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, रिचर देन 10 to 15%। इसलिए ये इग्निशन लैग को न्यूनतम रखेगा, क्योंकि तापमान अधिकतम होगा। तो इग्निशन लैग इज स्मॉलेस्ट, यानी इग्निशन लैग या प्रज्वलन विलंब जो है वो न्यूनतम होगा अगर फ्यूल जो एयर फ्यूल रेशियो में 10 से 15% रिच यानी फ्यूल ज्यादा डाला जाए उस एयर फ्यूल रेशियो के लिए अधिकतम सॉरी न्यूनतम इग्निशन लैग होगा। इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि ग्राफ यहाँ आपको दिखाया गया इग्निशन लैग मिली सेकंड्स में दिखाया गया, और ये आपका एयर फ्यूल एयर रेशियो स्टाइकोमेट्रिक का परसेंटेज, यानी ये 100% स्टाइकोमेट्रिक, यानी यहाँ पर ये स्टाइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो है। इससे आगे ये 20% रिच है, इससे आगे क्योंकि ये फ्यूल एयर रेशियो है, एयर फ्यूल रेशियो नहीं है, फ्यूल एयर रेशियो। तो यहाँ फ्यूल 120 का मतलब फ्यूल ज्यादा है, 20% या 40% फ्यूल ज्यादा है, और 100
और इसी प्रकार से यहाँ 20% फ्यूल कम है, यानी कि एयर ज़्यादा है 20% और 40% एयर ज़्यादा है या 40% फ्यूल कम है। तो ये करेक्ट, केमिकली करेक्ट या स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशो है, और इससे ये लगभग 15% आप देख रहे हैं कि ये रिच है थोड़ा सा। और इस पर आप देखेंगे कि जो इग्निशन लैग है वो मिली 0.75 के आसपास आ रहा है, 0.75 मिली सेकंड्स आ रहा है, जो न्यूनतम है। अन्य अधिक रिच कर देने पे क्योंकि तापमान फिर घटता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के कारण, और लीन होने पर चूंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो भी तापमान घटता है। दोनों ही अवस्थाओं में हमें इग्निशन लैग बढ़ता है। इस प्रकार से हमने दिन क्या, तीसरा पॉइंट जो है हमारा इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इनिशियल लैग। अब हम देखेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। वास्तव में हम देखना चाहते हैं कि जब स्पार्क हो उस टाइम टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, और इसको हम इनिशियल टेम्परेचर यानी प्रारंभिक तापमान जो हम सक्शन करते हैं उस दौरान से भी इसको तुलना करेंगे। क्योंकि अगर इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पार्क के दौरान भी टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उनकी गति जो है वो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्योंकि टेम्परेचर अधिक होगा तो केमिकल रिएक्शन तेज गति से घटित होंगी और उसके कारण जो केमिकल रिएक्शन है वो कम समय में संपन्न हो पाएंगे। तो रेट जो है केमिकल रिएक्शन की टेम्परेचर के अनुसार बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भी बढ़ती है। इसी प्रकार से अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, हालांकि प्रेशर के अनुपात में केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार है, दर है, वो इतनी नहीं बढ़ती जितनी कि टेम्परेचर से बढ़ती है, लेकिन फिर भी प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो चूंकि पार्टिकल जो है, अणु जो है या कण जो है एयर और फ्यूल के, वो आपस में पास पास आ जाएंगे। उनको हम फोर्स करेंगे पास पास आने के लिए, और वो ज्यादा पास होने के कारण थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन की रफ्तार जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन मुख्य रूप से केमिकल रिएक्शन की रफ्तार टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर हाई करेंगे केमिकल रिएक्शंस भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी, और प्रेशर के से भी केमिकल रिएक्शन की रेट्स बढ़ जाती हैं, लेकिन वो बहुत कम अनुपात में बढ़ती हैं। तो जब हम इनिशियल टेम्परेचर और प्रेशर हाई रखेंगे, यानी सक्शन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर हाई होगा सक्शन करते टाइम हमारे चार्ज का, तो निश्चित रूप से जान के चलिए कि कंबशन चैम्बर में टाइम, स्पार्क के टाइम पर, यानी स्पार्क जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो तापमान ज्यादा होगा और प्रेशर भी ज्यादा होगा। और इसी प्रकार से अगर हम कंप्रेशन रेशो भी अगर इंक्रीज कर दें, तो कंप्रेशन रेशो इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जब हमारा कंप्रेशन पूर्ण हो जाएगा तो दाब अधिक होगा। अगर अधिक कंप्रेशन रेशो होगा तो कंप्रेशन रेशो अधिक करने से हमारा दाब जो है वो स्पार्क के टाइम, जब स्पार्क होने वाला होता है तब दाब भी बढ़ जाता है। अर्थात ये सारी चीजें, कंप्रेशन रेशो का बढ़ना, इनटेक प्रेशर, इनटेक टेम्परेचर, ये सब का बढ़ना अंतोदगतवा स्पार्क के टाइम टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा देते हैं। और जब टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है तो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार बढ़ती है, और केमिकल रिएक्शन की दर बढ़ती है। केमिकल रिएक्शन की दर बढ़ जाती है तो उस अवस्था में हमारा इनिशियल लैग जो है वो कम हो जाता है। अतः इनिशियल टेम्परेचर यानी प्रारंभिक दाब और ताप और कंप्रेशन रेशो को जब हम बढ़ाते हैं तो इग्निशन लैग जो है वो हमारा कम होगा या घटेगा। तो इस प्रकार से हम इस ग्राफ के रूप में देख सकते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो इग्निशन लैग है हमारा वो रिड्यूस हो रहा है। यानी प्रेशर बढ़ाएं आप इनलेट, या इनलेट टेम्परेचर बढ़ाएं, या कंप्रेशन रेशो बढ़ा करके आप प्रेशर को स्पार्क के टाइम्स, इन तीनों ही चीजों का उद्देश्य यही है कि जब स्पार्क हो उस टाइम हमारा हायर प्रेशर या हायर टेम्परेचर हो तो इग्निशन लैग जो है वो हमारा कम होगा। साथियों, इस पार्ट में इतना ही। इस पार्ट के अगले व्याख्यान में हम दो अन्य वेरिएबल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि होंगे इलेक्ट्रोड गैप स्पार्क का, वो क्या असर डालता है, और दूसरा होगा टर्बुलेंस जो है वो इंजन कंबशन चैम्बर में है, वो क्या प्रभाव डालती है प्रज्वलन पे। धन्यवाद।